हेलो एवरीवन यार। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बायोजियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के क्वेश्चंस देखेंगे। फिर देखो हमको बताना है ये स्टेटमेंट है हमारे, ठीक है, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। फिर देखो फूड चेन जो कि इकोसिस्टम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कौन सा जाते हैं हमारी, जो कि मतलब वायरस तो नहीं है, ठीक है। तो ये मैं अगर काटती हूँ, है ना, तो मेरा आंसर आ जाता है डो। डो के शेप जाता है, तो कौन आ जाता है इसके अंदर, फंजाई और बैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है। फिर बाद के अंदर ये क्वेश्चन है, ये इसके ऑप्शंस है। फूड चेन इन इकोसिस्टम, फूड चेन जो है उसके बारे में, फूड चेन रिप्रेजेंट द प्रोसेस विच सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड ऑन ईच अदर। फूड चेन इज फाउंड इन विद इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। फूड चेन फाउंड इन विद इन पॉपुलेशन ऑफ किसी एक पॉपुलेशन स्पीशीज है, पॉपुलेशन की इसमें पाई जाती है। इसमें तो डिफरेंट कम्युनिटीज अटैच रहती है। फूड चेन रिप्रेजेंट द एंटिटी ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म बीइंग ईटन बाय ईच अदर। तो क्या है, फर्स्ट के अंदर फर्स्ट है सिर्फ, और बाकी ये दोनों गलत हो जाते हैं इसके अंदर, कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा टर्न नहीं होता है। फूड चेन रिप्रेजेंट प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, मतलब सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो फीड करते हैं एक दूसरे के अंदर। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें हम, ये ऑप्शन है, ये बताना हमको। सम स्पीसीज जो है टर्टल की, देखो सम स्पीसीज ऑफ टर्टल की जो हेर्बिवोर है, जो टर्टल है, और जो फिशेस की है वो हर्बिवोर है। मेरान मैमल्स है वो हर्बिवोर है। स्नेक विविपेरस। तो इसमें ये सारे ही सही आ जाते हैं, 1 2 3 4। ये देखिए 4 वाला क्वेश्चन, हमको बताना है इसमें से ये ऑप्शन है, इनमें आंसर बताना है। फिर देखो क्या बोला, इफ ए मेजर डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ बटरफ्लाई स्पीशीज ड्यू टू सम रीजन। बटरफ्लाई की स्पीशीज खत्म हो गई है और इनको इनमें से चुनना है। पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट में बी एडवर्सली इफेक्ट, पॉलिनेशन ने अफेक्ट करा होगा। फंगल इन्फेक्शन में इंक्रीज रेपिलिन सम कल्टीवेटेड प्लांट्स, फंगल इन्फेक्शन पे है किसमें, कल्टीवेटेड प्लांट के अंदर। इट में लीड टू डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ वास्प स्पाइडर एंड बर्ड्स। क्या हुआ, इट में लीड टू डिक्लाइन द सम पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज है, वास्प पे स्पाइडर और बर्ड्स है। तो क्या हो सकता है इसका आंसर, तो हो है 3। इसके अंदर दूसरा नहीं है कि भाई फंगल इन्फेक्शन हुआ, है ना, जिससे फंगल इन्फेक्शन में इंक्रीज रेपिडली इन सम कल्टीवेटेड प्लांट। प्लांट की वजह से बटरफ्लाई में कैसे जाएगा। पॉलिनेशन ऑफ सब प्लांट एडवर्सली इफेक्ट, पॉलिनेशन ने इफेक्ट कर दिया, वो ऐसा हो सकता है। और क्या बोल रहा है, इट में लीड टू डिक्रीज डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीशीज, वास्प स्पाइडर और बर्ड्स। किस किसकी खत्म हो गई, वास्प की हो गई, स्पाइडर की हो गई और बर्ड्स की हो गई, इसमें पॉलिनेशन जो हुआ है। फिर देखिए हमको क्या बताना है, ये है हमारे ऑप्शन। ये तो छठा क्वेश्चन आ गया। बेस्ट कार्बन बायोफर्टिलाइजर्स increase plant growth due to increased concentration of CO2 in the atmosphere। बायोफर्टिलाइजर्स जो है उसमें क्या है, इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन, जो कि इंक्रीज हो गई किसकी, प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर। प्लांट ग्रोथ, इंक्रीज प्लांट ग्रोथ जो है वो किस वजह से हुई है, क्योंकि जो CO2 है वो एनवायरमेंट के अंदर इंक्रीज हो गया है, तो उसको हम कार्बन बायोफर्टिलाइजर्स बोलेंगे, ठीक है। फिर बाद में ये ऑप्शन है, ये करेक्ट बताना हमको। फिर देखो इसके अंदर क्या है, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट। देखो जो वाइल्ड लाइफ हैबिटाट है ना, वाइल्ड लाइफ हैबिटाट जो सब फॉरेस्ट राइट के अंदर क्रिटिकल वाइल्ड हैबिटाट, जिसको फॉरेस्ट राइट के अंदर 2006 के अंदर इंक्लूड करा गया था। फिर देखो फर्स्ट टाइम इन इंडिया हैबिटाट राइट हैव बीन ग्रांटेड इन बाइगा। जो हैबिटाट राइट है ना वो किसके अंदर लाया गया है, बाइगा के अंदर पहली बार। बेगा जनजाति, बेगा क्या है, जनजाति को पर्यायवास हैबिटाट के अधिकार दिए गए हैं। बैगा जो जनजाति है उसको हैबिटाट के मतलब के अधिकार दिए गए हैं। फिर देखो हमको बताना क्या है, इनमें से बताना है, 3 ऑप्शन है, इनमें से सही बताना हमको, ठीक है। 1 2 3 तीन ही ऑप्शन है। तो देखो एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट बिल इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1987, भारतीय वन अधिनियम 1987 में हाल ही में हुए संशोधन वन निवासियों को वन वन क्षेत्र में उगाने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है ना। अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक पारंपरिक वनवासी अधिनियम की मान्यता 2006 के अनुसार बांस एक
गौण वनोपज है। माइनर फॉरेस्ट है 2006 की। आपको जो एसटी शेड्यूल ट्राइबल और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स, जो ट्रेडिशनल रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स, जिको किसका है, वन अधिकारों की मान्यता। 2006 में बम्बू को क्या बताया गया है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स बताया गया है, वहां जो है। फिर देखो, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्नाइज फॉर द एक्ट 2006 एट लोअर्स फॉरेस्ट डेवलपर्स और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी 2006 वनवासियों ने गौण वनोपज में स्वामित्व की अनुमति देता है। के अनुसार एक गौण बांस क्या है, एक गौण वनोपज है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। ये क्या बोल रहे हैं, वन निवासी के गौण वनोपज के स्वामित्व को देता है। तो क्या देता है, 7 के अंदर 7 में आता है 2, 2 और 3 दोनों आ जाता है। मैं हाल ही में संशोधन वन निवासियों को वन क्षेत्र में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है, ये नहीं है। ये है देखो, जो है मतलब ये बता रहा है, जो ये 2006 के अनुसार क्या है, बांस जो है एक गौण माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर है। और क्या है, ऑल वे क्या अलाउज फॉरेस्ट डेवलपर्स टू ऑन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वन निवासियों को गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। फिर देखिए, हमको करेक्ट बताना है ये ऑप्शन। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 एम्पावर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वह पर्यावरण संरक्षण 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है। किस लिए सशक्त करता है, वह पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता है और इसे हासिल करने की प्रक्रिया विवरण दे। विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों को उस उत्सर्जन विसर्जन के मानक निर्धारित करें। डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स, lay down the standard emission and discharges among pollutants from various sources। क्या है इसका आंसर, 8वां में। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दूसरा है, वह क्या है, वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करे। ये नहीं है, वह पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया की लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया का विवरण दे। ये नहीं है। देखो, हमको करेक्ट बताना है इसके अंदर। फिर देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। जो पूर्व औद्योगिक क्षेत्र, जो मतलब शुड नॉट बी टेम्परेचर राइज प्री इंडस्ट्रियल लेवल 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभाग, मतलब ये बोला है कि भाई पहले कितना था उससे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर 3 डिग्री हो जाता है तो क्या देखने को मिलेंगे। तो देखो, टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर विल टेंड टू टुवर्ड द नेट कार्बन सोर्सेस। स्थलीय जीवमंडल एक नेट स्रोत की ओर प्रवृत्त करेगा। विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घट जाएगी। मेसिव कोरल मोर्टेलिटी विल अकर कोरल मोर्टेलिटी विल अकर ऑल ग्लोबल वेटलैंड विल बी परमानेंटली लॉस्ट। तो मैं इसमें थर्ड में तो ऑल का बोल रहा है, तो ये तो मैं काटूंगी। कौन सा जाता है, थर्ड। फिर कल्टीवेशन ऑफ सीरियल विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब क्या होता है, सीरियल की कहीं पर भी नहीं होगी अगर 4 डिग्री बढ़ जाता है। तो क्या है 9 के अंदर 2 है, फर्स्ट और 2 आ जाता है। बायोस्फीयर विल टेंड टू द नेट कार्बन सोर्स। इसलिए जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। विस्तृत पर प्रावल्य मान्यता घट जाएगी। अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी, ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो फर्स्ट और 2 आंसर आ जाता है इसका। कौन सा आ जाता है, 9 में 2 आ जाता है। फिर देखो, हमको ये है ऑप्शन और करेक्ट बताना है। फ्लाई आश ऑब्टेन फ्रॉम पावर प्लांट्स यूजिंग कोल एज ए फ्यूल, जो कि कोयल एज ए फ्यूल के रूप में प्राप्त हो रही है। फ्लाई एश कैन बी यूज द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स बिल्डिंग। देखो, फ्लाई एश के उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों का उत्पादन किया जा सकता है। फ्लाई एश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थापन रिप्लेसमेंट के रूप में किया जा सकता है। और फ्लाई एश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, केवल लोड आ रहा है ऑक्साइड वो बना सकता है और इसमें कोई विषाक्त टॉक्सिक तत्व नहीं होता। तो थर्ड को तो मैं काट ही दूंगी। फर्स्ट जो है उसपे फ्लाई एश से जो हम ना मतलब भवन बना सकते हैं। और इससे क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ सम पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट ऑफ कंक्रीट। 10 के अंदर क्या हो जाता है, 1 और 2 दोनों सही जाते हैं इसके अंदर। फिर देखें, हमको करेक्ट स्टेटमेंट भी बताना है। विद रेफरेंस टू बायो टॉयलेट
देखो भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव शौचालयों के संदर्भ में जैव शौचालय के बारे में हमको कुछ बताना है। और इसमें बताना है जैव शौचालय में मानव अपशिष्ट का अपघटन फंगल इनोकुलम द्वारा उत्क्रमित होता है। फंगल इनोकुलम के द्वारा होता है। जो जैव शौचालय में मानव अपशिष्ट का जो अपघटन कौन करे? फंगल इनोकुलम के द्वारा होता है। इस अपघटन के अत्यंत उत्पाद केवल अमोनिया एवं जल व वाष्प है। अपघटन के जो उत्पाद है केवल केवल तो टू तो मैं काट दिया मैंने। तो फर्स्ट 11 में क्या आ जाता है? 4 आ जाता है। इसमें ना तो 1 है और न ही 2 है। मतलब ये भी जो शौचालय में अपशिष्ट का अपघटन फंगल इनोकुलम के द्वारा नहीं होता है। फिर देखो हमको मैच करना है। देखो जो स्किन का कैंसर होता है ना वो किसकी वजह से होता है? वो हो जाता है हमारी यूवी से। और नॉइज़ प्रोडक्शन किसको मापते हैं हम? डेसिबल के अंदर। और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किसकी वजह से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और जो ओजोन के अंदर होल है वो किसकी वजह से हो रहा है? कलर सीएफसी की वजह से हो रहा है। तो क्या आंसर था 12 के अंदर? 12 के अंदर था 2 है। स्किन कैंसर यूवी से नॉइज प्रोडक्शन जो है डेसिबल में। और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो CO2 से। और ओजोन के अंदर होल जो है वो किससे हो रहा है? सीएफसी से। फिर देखो हमको करेक्ट बताना है। और दूसरे की समस्या को समाधान करने में जो बायो रेमेडिएशन तकनीक का कौन सा लाभ लाभ है? देखो यह प्रकृति में घटित होने वाले जीव न्यूनीकरण प्रक्रिया का ही संयोजन प्रदूषक को स्वच्छ करने की तकनीक है। प्रदूषक को स्वच्छ करने की तकनीक है। कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं युक्त किसी भी संदूषक कुछ सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म के प्रयोग में जैव द्वारा सहज ही पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है। जैव जैवोपचारण के लिए विशेषता पे अधिकल्पित सूक्ष्म जैवों को सृजित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। तो कौन सा सही है इसके अंदर? थर्ड तो ये हो गया। एनी कंटामिनेट्स कंटेन हेवी मेटल लाइक कैडमियम लेड कैन बी इजीली बी completely be treated by bioremediation using microorganisms। दो का तो मेरा इसके अंदर सही हो जाता है। जेनेटिक इंजीनियर कैन बी यूज क्रिटिकल क्रिएट स्पेसिफिकली डिजाइंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक उसने मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाए। तो मेरा थर्ड के ऊपर भी मैं सही सकती हूँ। तो इसके अंदर 13 के अंदर क्या आ जाता है? 13 के अंदर क्या आता है? 3 आता है। क्या आता है? 3। इसके अंदर फर्स्ट और 3 आता है बस। Any contaminated using heavy metal like cadmium can be easily and completely treated by bioremediation and microorganisms। ये रहते हैं इसके अंदर। फिर देखो यह इट इज a technique to clean up pollution by enhancing the biodegradation process occurring in nature। एक यह क्या है? एक टेक्निक है जो कि क्लीन अप करती है किसको? पॉपुलेशन पोल्यूशन को बाय एनहांसिंग बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस। मतलब एक टेक्निक है एक तरीके की जो किसको खत्म कर देती है? पोल्यूशन को खत्म कर देती है बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस के द्वारा जो कि एनवायरमेंट के अंदर होता है। फिर देखें हमको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये है हमारे ऑप्शन 14 में क्या है? देखो देखो स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रपोजल ऑफ हाइड्रोजन एनरिच सीएनजी एससीजी एज ए फ्यूल फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो इसमें क्या होगा? देखो एच सीएनजी एज ए फ्यूल रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन इमिशंस। फिर है हाइड्रोकार्बन कैन बी मिक्स विद सीएनजी अप टू वन फिफ्थ वॉल्यूम वन फिफ्थ वॉल्यूम ऑफ। जो एसएनजी फ्यूल जो है ईंधन के रूप में जो है क्या है? इसमें आंसर 2 3 ईंधन के रूप में एच सीएनजी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जी को कम कर देती है। सीएनजी जो CO2 और हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन उत्सर्जी को कम कर देती है। बसों के लिए ईंधन के रूप में सीएनजी के साथ हाइड्रोकार्बन के आयतन के आधार पर 5वें स्तर तक मिलाया जाता है। फिर देखें हमको बताना है सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट 2016 इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट कौन सा है सॉलिड वेस्ट के रिगार्डिंग में? तो जो सॉलिड वेस्ट के रिगार्डिंग में जो करेक्ट है दिस रूल प्रोवाइडेड अ precise and practical forms landfill site waste processing facilities। ये हो जाता है इसका मतलब यह नियम अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और व्यापारीय मानदंडीय उपबंध है। फिर देखें ये है हमारा करेक्ट आंसर बताना। ये है ऑप्शन ये डिपॉजिट मीथेन हाइड्रेट के बारे में बताना उसको। देखो मीथेन हाइड्रेट जो है कैसे जीवो हो सकता है? तो 16 में है 4 है और रहता है। देखो ग्लोबल वार्मिंग में इंड्यूस रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम
दिस डिपॉजिट ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्या करती है, डिपॉजिट से क्या करती है, मीथेन निकालती है। हुज डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन द आर्कटिक टुंड्रा बीनीथ द सीबेड। जो मतलब बहुत सारा जो मीथेन हाइड्रेट है ना वो कहाँ पे पाया जाता है, आर्कटिक टुंड्रा के अंदर, किसके नीचे, सीबेड के नीचे। इनसाइड द एटमॉस्फेयर मीथेन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड और टू डिकेड। इनसाइड जो एटमॉस्फेयर है, मीथेन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड और टू डिकेड। फिर देखो हमको ये बताना है इसमें से ये कोड जो है इनमें मैच करना है। 17 में क्या आ जाता है, 4 1 2 3। देखो जो 17 में क्या है, 4। देखो जो नीलगिरी है वो कब आया था, 86 के अंदर आया था। नंदा देवी कब आई थी, 88 के अंदर आई थी। और जो कच्चांग गुंजा जो है वो आया था 2000 के अंदर। और आचार मेकर जो आया था 2005 के अंदर। फिर देखो हमको बताना है, ये ऑप्शन आ गया हमारे, करेक्ट बताना है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्टिव, ये तो है सही। प्रोडक्टिविटी ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इज हाई एंड बायोडाइवर्सिटी इज लो। देखो जो कमर्शियल फार्मिंग करते हैं तो वहां पर प्रोडक्टिविटी तो ज्यादा होती है लेकिन बायोडाइवर्सिटी कम होती है। बायोडाइवर्सिटी इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड क्रॉप एंड एनिमल्स का हाइब्रिड बना लेंगे तो ये हो जाता है गलत। 18 में क्या है, 4, सॉरी सही है। 1 2 3 नहीं है इसके अंदर। बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड क्रॉप एंड एनिमल्स। ये थर्ड तो गलत है, थर्ड गलत हो जाता है मेरा। फिर देखो इंक्रीज इन टेम्परेचर कोज इंटरफेरेंस इन द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ क्रोकोडाइल। अगर इंक्रीज कर दे हम टेम्परेचर के अंदर तो कोज इंटरफेरेंस इन द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ क्रोकोडाइल, उसका टेम्परेचर की वजह से किसका सेक्स में चेंजेस हो जाता है, जो क्रोकोडाइल है उसकी। फिर बताना हमको, गलत बताना है, गलत कौन सा है इसके अंदर से। 19 में आ जाता है 3। ऑर्गेनिक फार्मिंग कंपेयर टू सॉरी बायोडाइवर्सिटी इज प्रोटेक्टेड बाय मेथड ऑफ स्पेशल फार्मिंग। स्पेशल फार्मिंग से हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये गलत हो जाता है। बायोडाइवर्सिटी इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय ड्यू टू सिंगल क्रॉप फार्मिंग। सिंगल क्रॉप ही एक ही फसल को उगाया जाए तब भी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है, ये सही हो जाता है। बायोडाइवर्सिटी इज प्रोटेक्टेड बाय द मेथड ऑफ मल्टी क्रॉपिंग। मल्टी क्रॉपिंग करेंगे ना तो बायोडाइवर्सिटी जो वो मतलब बच सकती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज कंपेयर टू एनवायरमेंटल फ्रेंडली फार्मिंग। ऑर्गेनिक कार्बनिक खेती के पर्यावरण मित्र खेती की उपमा दी गई है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना उसको किसकी मित्र, पर्यावरण मित्र की कंपेयर की उपमा दी गई है। फिर देखो ये है द रेफर्स टू, ये बताना हमको। देखो ये क्या बोल रहा है, वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्ष की एक पादप कृषि के अनुपम प्राकृतिक छटों को नष्ट कर रही है। माटी लकड़ी का विचार शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निवनीकरण, मंदरों का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनधिकार आखेट समस्या से अधिक ही जटिल बनाते हैं। लवण जल कोटरिकाएं, फ्रेश वाटर पॉकेट्स त्वरित गति से सूख रहा है क्योंकि न्यूनीकरण और मेंढरों का विनाश हो रहा है। इसका मुख्य निर्देशक है एक प्लांट ऑफ कमर्शियली प्रॉफिटेबल ट्रीज, वंदे संजनम is strength to unique natural beauty of region, zero scale exploitation of timber, deforestation of large areas, planting palm, destruction of mandrills, illegal felling timber, white tribal and illegal hunting make the problem more complex. Freshwater reservoirs, Vanda Sanjam, are drying up rapidly because the deforestation, destruction of mandrill. The places refer to this quote are क्या है 20 के अंदर, तो वो जाता है सुंदरबंस है, सुंदरबन। फिर देखो ये है हमारे, अब हॉटस्पॉट बताने हैं हमको, कौन से हॉटस्पॉट जो है वो बताने हैं 21 के अंदर। ये है 4 ऑप्शन। 21 में आ जाता है देखो ईस्टर्न हिमालयज है, वही है। फिर देखिए हमको 6 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हमको ऑप्शन बताना है, इसमें से हमको क्या बताना है, आंसर बताना है। फिर देखो वेस्टर्न घाट श्रीलंका और इंडो ब्रह्मा have been recognized as, उनको किसके तरीके रिकॉग्नाइज किया गया, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बेसिस पे उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। विच थ्री ऑफ दिस फॉलोइंग पैरामीटर्स, तीन पैरामीटर्स के अंदर स्पीशीज निश्चित होनी चाहिए, एक एंडेमिज्म हो गया तब भी वो हॉटस्पॉट के अंदर आ जाता है, एक थ्रेटेंड स्पीशीज आ जाती है तब भी आ जाता है। तो क्या आंसर है इसके अंदर, 1 3 और 5, 3 आंसर है 22 के अंदर जो कि सही आ जाता है। फिर देखिए हमको द हिमालयन माउंटेन रीजन इज वेरी रिच इन टर्म ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। जो हिमालय माउंटेन है वो वेरी रिच है किसमें, स्पीशीज डाइवर्सिटी में। मोस्ट बताना हमको, ईच रेशियो है
heavy rainfall which promote abundant vegetation growth. It is a confluence of different biogeographic region. It is a confluence of यह विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है. Exotic invasive species have not been introduced in this region. This is a less human interference. यहाँ पे human interference क्या है? वो less है 23 के अंदर. तो ये सही हो जाता है. ठीक है. फिर देखो हमको इसमें से बताना है. ये ऑप्शन है. एक टाइप ऑफ इफेक्ट करता है. कौन सा इफेक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को? ठीक है. सेंट्रल डेस्क. फिर देखो इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्ट एक्ट 1947 के अंदर आया था. तो 24 के अंदर क्या जाता है? 3 आ जाता है. सारे सही जाते हैं. तो वो इम्पोर्टेड एक्सपोर्ट जो कंट्रोल है वो कब आया था? 1947 के अंदर आया था. माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 57 के अंदर आया था. क्या है? माइंस और जो मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट है वो कहाँ पे आया था? 57 के अंदर आया था. कस्टम एक्ट कब आया था? 1962 के अंदर आया था. कस्टम एक्ट कब? 1962 के अंदर. और इंडियन फॉरेस्ट जो है कब आया था? 27 के अंदर. कस्टम कब आए थे? 62 के अंदर. मिनरल्स एंड माइंस जो है वो कब आया था? 57 के अंदर. और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट 47 के अंदर. फिर देख के हमको बताना है ये. फिर देखो बायोडाइवर्सिटी इज जनरली ग्रेटर इन लोअर लेटीट्यूड देन हायर लेटीट्यूड. लोअर लेटीट्यूड में ज्यादा होती है कंपैरिजन टू हायर लेटीट्यूड. इट माउंटेन ग्रेडियंट बायोडाइवर्सिटी जनरली ग्रेटर एट लोअर लेटीट्यूड देन हायर लेटीट्यूड. देखो बायोडाइवर्सिटी जनरल कहाँ पे है? लोअर लेटीट्यूड में कंपैरिजन टू हायर हायर लेटीट्यूड में. इट माउंटेन ये तो सही हो जाता है. इट माउंटेन ग्रेडियंट बायोडाइवर्सिटी जनरल माउंटेन इन माउंटेन ग्रेडियंट पर्वतीय प्रवणताओं में उच्च उन्नतों की तुलना में निम्न उन्नतों पर जैव विविधता अधिक होती है. टू 25 में क्या जाता है? 3 आ जाता है. दोनों ही सही है ये. 1 और 2 दोनों ही सही है. बायोडाइवर्सिटी जनरली ग्रेटर इन लोअर लेटीट्यूड देन हायर लेटीट्यूड्स. फिर देखो हमको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ठीक है. करेक्ट इन ऑप्शन के अंदर से. बायोडाइवर्सिटी रिमेन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस थ्रू द फॉलोइंग मीन्स. बायोडाइवर्सिटी जो जैव विविधता निम्न माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है. सॉइल का फॉर्मेशन है. सॉइल इरोजन है. रिसाइकलिंग है. क्रॉप है. तो सारी आ जाते हैं इसके अंदर. 26 में क्या जाते हैं? 4 आ जाता है. फिर देखो हमको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इन ऑप्शन के अंदर से. फिर include the Red Data book published in International Union Conservation of Nature and Natural Resources. List of endemic and plant species represent biodiversity in hotspot. तो क्या है ये? ये हो जाती है सिर्फ और सिर्फ 2 है. ये एंडेंजर्ड बताती है. जो हॉटस्पॉट है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज बताते हैं. प्लांट और एंडेमिक स्पीसीज के बारे में. फिर देखो रामसर जो है कौन सी है? इनमें से बताना हमको. ठीक है. करेक्ट बताना है रामसर कौन कौन सी है. 28 में क्या आ जाता है? 4. सारी ये देखो चिलिका भी है. लोकटक भी है. कैलादेव भी है. उल्लू लेकर भी है. ये देखो हमको बताना है करेक्ट आंसर बताना है. क्या बताना है? करेक्ट आंसर बताना है. लोयन टेल्ड मकाका फाउंड इन. कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? लोयन टेल्ड मकाका है तो वो पाया जाता है हमारे तमिलनाडु में पाया जाता है. केरला के अंदर भी पाया जाता है. कर्नाटक के अंदर भी पाया जाता है. आंध्र प्रदेश में नहीं पाया जाता है. फिर देखो हमको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट इन स्टेटमेंट के बेसिस पे. कैन बी थ्रेट बायोडाइवर्सिटी इन जियोग्राफिकल रीजन. देखो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी है और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की वजह से भी है. इन्फेस्टेशन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज है. तो 135 आ जाता है. क्या जाता है? सॉरी 123. फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है इसके अंदर. क्या जाता है? फर्स्ट ऑप्शन. फिर देखो हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इनके अंदर से. देखो करेक्ट विद कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वेटलैंड इंडस्ट्रीज. क्या है चीज? इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. क्या इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय द सिग्नेचरी कंट्री ऑफ द रामसर. यह अभिनय क्या देश द्वारा बनाए गए एक अंतर सरकारी. इट वर्क द फील्ड लेवल टू डेवलप कलेक्ट नॉलेज टू एडवोकेट फॉर बेटर पॉलिसीज यूजिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस. तो 31 के अंदर क्या आ जाता है? 2 आ जाता है. सिर्फ और सिर्फ 2 यानी कि 2 सही है इसके अंदर. फिर देखिए हमको बताना है यह है इफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस ब्रॉट अंडर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड. व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर कोई रिकॉर्ड लाई गई तो इसका मतलब क्या है? देखो तो ये क्या है? मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है या होना संभावित है. यानी कि मानव ने जो इंटरफेरेंस करी उसकी वजह से क्या हुआ? जो हमारी वेटलैंड है ना,
वेटलैंड जो है वो उसमें क्या हो रहा है, पारिस्थितिक रूप से परिवर्तन हो रहा है जो कि असंभव हो सकता है। Ecological characters of the wetland has been is being is likely to be altered as a result of human interference. फिर देखिए हमको बताना है कोरल रीफ के करेक्ट आंसर बताना है इनके अंदर से। देखो कोरल रीफ है, कोरल रीफ कहाँ कहाँ पे है, कोरल रीफ जो है 33 के अंदर, तो वो 3 आ जाता है। देखो कहाँ पे है, निकोबार के अंदर भी है और मनार के अंदर भी। कहाँ पे है, अंडमान और निकोबार और गल्फ मनार के अंदर भी। फिर इसका हमें 3 में से आंसर बताना है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स देखो 34 में आ जाता है, तीनों ही है ये। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, देखो खाद्य और कृषि हेतु पादप अनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई। किसके बीच में, खाद्य और कृषि, फूड एंड क्रॉप, इंटरनेशनल कन्वेंशन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फूड एग्रीकल्चर, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, अब वो रिलेटेड तो सारी है इसके अंदर। फिर देखो इसमें से क्या बताना, हमको करेक्ट बताना है, क्या बताना है, करेक्ट बताना है। The government of India encouraging the cultivation of saban cotton. Saban cotton. What is the importance of this plant? क्या importance है इस प्लांट के? 35 के अंदर तो है ये, एक तो हेल्प कंट्रोलिंग सॉइल एरोजन को कम करता है और डेजर्टिफिकेशन को रोकता है। और क्या करता है, न्यूट्रिशन वैल्यू है, और क्या करता है, इज वेल डेवलप्ड टू सर्वाइवल इन कोल्ड, कोल्ड के अंदर और हाई लेटीट्यूड के ऊपर सर्वाइव करने में मदद करता है। फिर देखो हमको बताना है आर करेक्ट बताना है, करेक्ट इनके अंदर से, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट है, एंडेंजर्ड कौन कौन सी इसके अंदर, 36 के अंदर तो 3 आ जाती है इसके अंदर, तीनों ये घड़ियाल भी है, लेदर बैक टेटर भी है, सांप डियर भी है। फिर देखें इसके अंदर से कौन पे पाई जा रही है, नेचुरली फाउंड हो रही है इंडिया के अंदर, कौन कौन सी है, कौन कौन सी है, 37 के अंदर नेचुरली पाई जा रही है। तो देखो जो स्पाइडर एप है वो नहीं है, जबकि कौन है, टोटोइस भी है, मॉनिटर लिजर्ड भी है, पमाना पिग भी है। कौन कौन है, स्टार टोटोइस भी है, मॉनिटर लिजर्ड भी है, पमाना पिग भी है इंडिया के अंदर, स्पाइडर एप नहीं है। फिर देखो हमको करेक्ट बताना है इन ऑप्शन के अंदर से, क्या बताना है, करेक्ट बताना है। फिर देखो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी क्या है, BNNS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी 38 में क्या है, 3, 2 और 3 आ जाता है इसके अंदर, 2 3। इट इज ट्राई कंजर्व नेचर थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च एजुकेशन पब्लिक अवेयरनेस। फिर है इट ऑर्गेनाइज कंडक्ट नेचर एक्सपेंडिचर एक्सप्लोरेशन कैंप फॉर जनरल पब्लिक। यह क्रिया आधारित अनुसंधान शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं शिविरों का आयोजन का संचालन करता है। ये देखो करेक्ट बताना है हमको इनमें से। रे, रेड सेंडर्स तक्सवीमेट, उसके बारे में बताना, रेड सेंडर तक्सवीमेट, रेड सेंडर्स के संदर्भ में हमको पहचान करना है और सही बताना है। यह है दक्षिण क्या है, यह दक्षिण भारत में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है। क्या है, वृक्ष की जाति है दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया के अंदर। इट इज a tree species found in part of South India. It is one of the most important tree of tropical rainforest of South India. तो 39 में क्या है, 39 में सिर्फ और सिर्फ वन है, क्या है, वन है। इट इज अ ट्री स्पीसीज फाउंड इन पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। तो देखो करेक्ट बताना, हमको क्या बताना है, करेक्ट बताना है इन 4 के अंदर से। तो पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी नामक पहल संदर्भ में सही है, सही बताना हमको। तो यह एक पहले जिसकी मेजबानी यूनेप आईएमएफ एवं विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करते हैं। यह एक विश्वव्यापी पहल है, विश्वव्यापी जो विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करती है। यह ऐसे उपक्रम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्र और जैव विविधता के मूल्यों की पहचान
निर्देशन और अभिकरण के निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। तो क्या आंसर है इसके अंदर 40 के अंदर? 40 के अंदर क्या है? 3 है, सिर्फ सिर्फ 2 और 3 है। इट इट वर्ल्ड वाइड इनिशिएटिव विच फोकस ऑन द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी की क्या है इम्पोर्टेंस, एक वो है, वो बताता है। तो बाद में इट इज एन अप्रोच दैट कैन help decision makers to identify, demonstrate and capture the value of ecosystem biodiversity। फिर देखो हमको इसमें से करेक्ट बताना है इन चार के अंदर से। कोल्स वेटलैंड क्या है? कोल वेटलैंड क्या है? 41। तो जो कोल वेटलैंड है ना, यह केरल में स्थित और राज्य के लगभग 40%। 41 में क्या है? 4 है। 1 2 3 क्या है? यह केरल में स्थित है और राज्य के लगभग 40% चावल की आवश्यकता की पूर्ति करता है। यह एक रामसर अभिनय आर्द्र भूमि, क्या रामसर आर्द्र भूमि है। यह आर्द्र भूमि प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई फ्लाईवे में आता है। प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई फ्लाईवे के अंदर आता है और विस्कटन यहाँ आने वाले मुख्य प्रवासी पक्षियों में शामिल है। विस्कटन जो है यहाँ आने वाले मुख्य प्रवासी पक्षियों में शामिल है। फिर देखो हमको करेक्ट बताना है। ठीक है, 42 के अंदर क्या बताना है? करेक्ट बताना है। 42 में क्या है? 4। देखो सुंदरबन जो है वर्ल्ड लाइगरे मैंग्रोव फॉरेस्ट है और वो जहाँ पे क्या पाया जाता है? बार्निकल पाया जाता है। चिली का लेक जो है उड़ीसा के अंदर लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेगून है। उड़ीसा कोस्ट इज द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग ग्राउंड ऑफ ऑफ रिडले टर्टल। भारत में उड़ीसा का तट ओलिव रिडले कछुए का सबसे बड़ा अवरत घोंसला मास नेस्टिंग है, उड़ीसा लेक तट के ऊपर। फिर बताना हमको, अजीबाड़ा बताना है कि अजीबाड़ा क्या है 43 के अंदर। तो जो है वाइड स्पेस नेस्टिंग प्रोसेस ऑफ सम स्पीशीज ऑफ टर्टल है। क्या है? वाइड स्पेस नेस्टिंग प्रोसेस ऑफ सम स्पीशीज ऑफ टर्टल है। फिर देखो हमको बताना है इन, फिर देखो भारत में यदि कुछ है कि एक जाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची ए के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया, तो इसका निहितार्थ क्या है? क्या निहितार्थ है इसका? फिर देखो भारत में वो 44 में क्या रहता है? वन आ जाता है। इस संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को। इट एंजॉय सेम लेवल प्रोटेक्ट एज अ बर्ड। 44 में क्या है? 1। फिर देखो करेक्ट आंसर बताना हमको। अगर कुछ कारणवश से यदि तितलियों की ज्यादा स्पीशीज की बड़ी संख्या में गिरावट होती है तो इसका परिणाम क्या है? कुछ पौधों के परागण प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल क्या है? प्रभाव पड़ सकता है। पॉलिनेशन नहीं होगा। कुछ पौधे में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से संक्रमण क्यों होगा? इसके कारण बर्रे, मकौड़े और पक्षियों की कुछ प्रजातियों के समष्टि में गिरावट आ सकती है। ठीक है, तो क्या हो जाता है इसके अंदर? 1 और 3 यानी कि 3 आंसर हो जाता है 45 में। फिर देखिए हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इंडियन फॉरेस्ट 1927 के अंदर जो आया था, जो क्या करता है? रिमूव भारत वन कानून 1927 में संशोधित कर पेड़ की श्रेणी को हटा दिया गया है। बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया गया है, मतलब पेड़ नहीं है बांस जो है। अब बिना परमिट किसी भी गैर वन क्षेत्रों में बांस को जो है रोपण किया जा सकता है। अब बांस को राज्य की सीमा से बाहर ले जा सकता है, बिना अनुमति से इसकी कटाई की जा सकती है। तो सारे हो जाते हैं। वन जो 46 में क्या है? तीनों ही है। तो देखो हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। काजीरंगा 47 के अंदर क्या आ जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व स्मारक हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्रदान की है। काजीरंगा जो है उसको यूनेस्को के द्वारा विश्व हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। फिर देखो केला देव गन्ना नेशनल पार्क वाज ओरिजिनली डेवलप एज, किसके लिए डेवलप हुआ था 48 में? वो आ जाता है डक हंटिंग रिजर्व के लिए। डक हंटिंग रिजर्व के लिए हुआ था। 48 में क्या है? 2 है। फिर देखे करेक्ट बताना हमको। एनवायरमेंटल इशू ऑफ इंडिया क्या है? एनवायरमेंटल इशू ऑफ इंडिया, गुल्फ ऑफ मन्नार वन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज। क्या है? एनवायरमेंटल इशू की रिगार्डिंग में क्या है? सही बताना हमको। 49 में क्या है? और सारे आ जाते हैं। देखो मन्नार की खाड़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में से एक है। जीवमंडल देखो गुल्फ ऑफ मन्नार बाइस वन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज। गंगा एक्शन प्लान phase second has been merged with the National River Conservation Plan। गंगा परियोजना चरण सेकंड का विलय राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में हो गया है। The National Museum of Natural History, New Delhi provides
नॉन फॉर्मल एजुकेशन रिलेटेड टू कंजर्वेशन। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गैर औपचारिक शिक्षा प्रदान करता है। फिर देखिए एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक डिसेंट्रलाइज्ड सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन। पर्यावरण सूचना प्रणाली पर्यावरण सूचना के लिए एक विकेंद्रीकृत सूचना नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। फिर हमको ये मिलान करना है 50 के अंदर। तो 50 के अंदर क्या आ जाता है, वन आ जाता है। देखो जो दक्षिणम है ना वो कहाँ पे है, जम्मू और कश्मीर में। दक्षिणम कहाँ पे है, जम्मू और कश्मीर में। और वो जो बांधवगढ़ है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर है। और जो बनेरघट्टा है वो कहाँ है, कर्नाटका के अंदर है। बनेरघट्टा कहाँ पे, कर्नाटका के अंदर है। सिंपाल जो है, सिंपाल जो है वो कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है। सिंपल कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर है। फिर बाद के अंदर देखें, हमको मिलान ही करना है। 51 में क्या आ जाता है, वन आ जाता है। देखे जो चंद्रप्रभा जो है वो कहाँ से, झांसी से है। कहाँ से, सॉरी चंद्रप्रभा कहाँ से, वाराणसी से है 51 में। सॉरी 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 51 में बना। चंद्रप्रभा कहाँ से, वाराणसी से है। और जो करेरा जो है, करेरा जो है वो कहाँ से, करेरा जो है। और जो चंद्रप्रभा कहाँ से, वाराणसी से। करेरा कहाँ से, झांसी से है। जयसमंद कहाँ पे है, जयसमंद। जयसमंद जो है वो उदयपुर के अंदर है। कहाँ पे, उदयपुर के अंदर है। नाहरगढ़ कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। दोबारा से देखिए इसके अंदर क्या आ जाता है 51 के अंदर, वन। चंद्रप्रभा जो है वो कहाँ पे है, वाराणसी के अंदर है। करेरा कहाँ पे है, झांसी के अंदर है। जैसलमेर कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है। नाहरगढ़ कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। फिर देखे 52, इसमें भी मैचिंग ही है। देखो जो सिंपल है वो कहाँ पे है, सिंपल जो है वो आ जाता है हमारा उड़ीसा के अंदर आता है। डिबक डिबक जो है वो कहाँ पे है, डिबंग डिबंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। जो नोकरेक जो है वो कहाँ पे है, मेघालय के अंदर है। कौन नोकरेक का है, मेघालय के अंदर है। कंचनजंगा जो है सिक्किम के अंदर है। कहाँ पे है, कंचनजंगा सिक्किम के अंदर है। फिर देखो 53 के अंदर क्या है, 53 के अंदर है वन। 53 के अंदर क्या जाता है, वन। वन आ जाता है। देखो बोंडला वन्य जीव, जो बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे है, गोवा के अंदर है। कौन, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 53। तो वो कहाँ पे आ जाती है, वो आ जाती है गोवा के अंदर। और कंगर घाट नेशनल पार्क वो कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। कंगर घाट नेशनल पार्क कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के अंदर है। और औरंग सेंचुरी कहाँ पे है, औरंग सेंचुरी, औरंग सेंचुरी वो आसाम के अंदर है। और जो उषा कोठी, उषा कोठी वाइल्ड लाइफ जो है वो कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर है। वहां से देखे जो बोंडला है वो कहाँ पे है, वो गोवा के अंदर है। कंगर घाट जो है, कंगर घाट वो कहाँ पे है, कंगर घाट जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है। ठीक है। औरंग अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पे है, असम के अंदर है। और उषा कोठी कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है। फिर देखो 54, 54 के अंदर आ जाता है वन। जो कंगार वैली नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। कंगार हॉल कहाँ पे है, 54 में क्या है, वन। और जो कंगार हॉल नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, कंगार हॉल नेशनल पार्क जो है वो आ जाता है हमारे कर्नाटक के अंदर आता है। कुगती वाइल्ड लाइफ, कुगती, कुगती कहाँ पे है, कुगती, कुगती जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कहाँ पे है? कुगती जो हिमाचल प्रदेश में है। सुल्तानपुर कहाँ पे है, सुल्तानपुर जो है वो हरियाणा के अंदर है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, हरियाणा में। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा के अंदर है। कंगाल वैली जो है वो कहाँ पे जाती है, कर्नाटक के अंदर आ जाती है। और नगर होल नेशनल फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे है, सॉरी जो कंगाल वैली है वो कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ के अंदर। नागर होल नेशनल पार्क कहाँ पे है, वो जाता है कर्नाटक के अंदर। और जो कुकटी वाइल्ड लाइफ है वो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। जो सुल्तानपुर है वो कहाँ पे आ जाता है, हरियाणा के अंदर आ जाता है। फिर देखो हमको करेक्ट बताना है, करेक्ट बताना है। रीजन डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ गंगटिक रिवर डॉल्फिन अपार्ट फ्रॉम पोचिंग। देखो जो गंगा नदी डॉल्फिन के समष्टि समष्टि का जो ह्रास के लिए शिकारी चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है, शिकारी चोरी के अलावा और क्या कारण है।
इन द पॉपुलेशन जनरेट डॉल्फिन अपार्ट फ्रॉम पोचिंग पोचिंग शिकारी चोरी के अलावा क्या है? 55 में आ जाता है 3। देखो, नदियां कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या है? 3। नदियों में बागों और बैरेजों का निर्माण, बैरेजों का निर्माण हो सकता है। और क्या है? अ, नदी से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, संयोग से मछली पकड़ने के जालों में जो है फंस जाते हैं। और क्या है? नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल। क्या है? नदी के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल है। फिर देखो, हमको करेक्ट बताना है। करेक्ट बता रहे हैं। देखो, एशियाटिक लोयन नेचुरली कहाँ पे पाई जाती है? और वन हैम्पर्ड 156। 56 में क्या है? 3। एशियाटिक लोयन कहाँ पे है? और सिर्फ इंडिया के अंदर है। और जो वन हॉर्न्ड रिनोसोरस है वो भी कहाँ पे है? इंडिया के अंदर ही है। देखो, करेक्टली मैचेस बताना है हमको। क्या बताना है? करेक्टली मैचेस बताना है 57 के अंदर। तो वो आ जाता है सिंपाल, जो है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। 57 में क्या है? और सिंपाल कहाँ पे है? पार्क जो है नोट में है सिंपाल, क्योंकि वो उड़ीसा के अंदर है, ये गलत है। देखो, जो बांदीपुर है, बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर। मनास कहाँ पे है? मनास आसाम के अंदर। परियार जो है केरला के। मनास कहाँ पे? असम में। परियार केरला में। बंदीपुर कर्नाटक के अंदर। ई habitat destruction is the leading threat of to biodiversity. Which factor implies the? कि देखो, ई हैबिटेट का खत्म होना जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन कौन सा कारक अक्सर टूटे हुए पारिस्थितिकी की प्रणाली और एज प्रभाव के जरिए इसके असर को बढ़ा सकता है? लेकिन कौन सा कारक अक्सर टूटे हुए पारिस्थितिकी प्रणाली प्रणाली एज प्रभाव के जरिए इसके असर को बढ़ा बढ़ा सकता है? 58 में क्या है? 2। आक्रामक स्पीसीज, इन्वेजिव स्पीसीज। फिर देखिए, हमको बताना है गैर कानूनी वन्य जीव ट्रेड से हर साल $20 बिलियन से अधिक की कमाई होती है। गैर कानूनी वन्य जीव ट्रेड से हर साल 20 डॉलर बिलियन से अधिक की कमाई होती है। छोटे कीड़ों की तुलना में गेंडों जैसे बड़ी करिश्माई स्पीशीज के लिए अधिक रिस्क क्यों पैदा होता है? यह छोटे कीड़ों की तुलना में गेंडों जैसे बड़ी स्पीशीज की करिश्माई स्पीशीज के लिए अधिक रिस्क पैदा क्यों करते हैं? 59 में क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। क्या आता है? बड़ी स्पीशीज में उत्पादन जो है कम होता है। बड़ी स्पीशीज का जो उत्पादन है कम होता है। फिर देखो, जंगलों की कटाई जंगलों की कटाई मुख्य रूप से यूकेलिप्टस को खत्म करके कोआला जैसे स्पीशीज पर असर डालती है। देखो, जो जंगलों की कटाई मुख्य रूप से यूकेलिप्टस को खत्म करके कोआला जैसी स्पीशीज पर असर पड़ता है। यह निम्न पारिस्थितिकी प्रणाली के लिए विश्लेषणात्मक परिणाम बताता है। क्या बताया? प्रवास में अधिक सफलता, इंक्रीज माइग्रेटरी स्पीशीज, आनुवंशिक विविधता में बढ़ोतरी, कुपोषण और तुरंत आबादी में तेजी, कुपोषण और में लगातार। तो 6 में क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। कुपोषण और लगातार भुखमरी। क्या होता है? कुपोषण और लगातार भुखमरी। फिर देखें क्या आता है? 60 में क्या है? 60 में जो है वो है 2। कुपोषण और लगातार भूखमरी आ जाती है। फिर देखो, प्रोटेक्टर एरियाज हैबिटाट को बचाने के लिए सुधार है। प्रोटेक्टर जो एरिया है वो क्या है? हैबिटाट को बचाने के लिए सुधार है, लेकिन सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रिंसिपल के हिसाब से ऐसा क्या है? जो प्रोटेक्टेड एरियाज है इफेक्टिव फॉर habitat preservation, but why might they fail without community involvement और सस्टेनेबल डेवलपमेंट? लेकिन सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रिंसिपल के हिसाब से कम्युनिटी की भागीदारी के बिना ये फेल ही हो जाता है। 61 के अंदर तो ये जाता है स्पीशीज उदासीनता और फायदों की कमी के कारण पोचिंग। क्या जाता है? स्पीशीज उदासीनता और फायदों की कमी के कारण पोचिंग। फिर देखो, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम ने लुइसियाना के काले भालू की आबादी बढ़ा दी है, जिससे उन्हें डिलिस्ट किया गया है। लंबे समय तक सफल होने के लिए उनकी क्या सीमाएं? कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम ने लुइसियाना के काले भालू की आबादी बढ़ा दी, जिससे उन्हें डिलिस्ट किया गया। लंबे समय तक सफल होने के लिए उनकी क्या सीमाएं हैं? 62 में क्या है? 2। वन में पुनः छोड़े के बिना आनुवंशिक संकरण पर जोखिम है। क्योंकि वन में पुनः छोड़ने के बिना आनुवंशिक सकने पर रिस्क ऑफ जेनेटिक बोटलनेक विदाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम बूस्टेड लुइसियाना ब्लैक बियर पॉपुलेशन लीडिंग टू delisting. What limitations?
They do have long for success. This for genetic bottleneck without wild releases. फिर देखो हैबिटाट रिस्टोरेशन जैसे किटलैंड के वार्बलर के लिए जैक पाइन लगाना, जैसे जो किटलैंड वार्बलर के लिए जैक पाइन लगाना विश्लेषण रेगुलर मेंटेनेंस का जरूरी है। व्हाई ऑनगोइंग मेंटेनेंस एनालिटिकली क्रूशियल। विश्लेषण रेगुलर मेंटेन की जरूरी है। पेड़ पेड़ बिना देखभाल को हमेशा बढ़ते रहते हैं। पेड़ बिना देखभाल के हमें छोटे पौधे डायनेमिक नेचुरल सक्सेशन की नकल करते हैं। मॉनिटरिंग की जरूरत कम होती है। जानबूझकर इन्वेसिव स्पीसीज को ट्रैक किया जाता है। हैबिटाट रिस्टोरेशन जैसे कीटड़ के बावलेर के लिए जैक पेड़ लगाया जाता है। विश्लेषण रेगुलर की है। पेड़ पौधे के इसमें से स्थिति में क्या है तो छोटे पौधे डायनेमिक नेचुरल सक्सेस की नकल करते हैं। जो छोटे पौधे हैं वो डायनेमिक नेचुरल सक्सेस की नकल करते हैं। फिर देखो साइट्स खतरे में बड़ी स्पीशीज की इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलर करता है। यह सीएमएस की तुलना में माइग्रेटरी स्पीशीज की चुनौतियों कैसे सॉल्व करता है। साइट्स रेगुलर इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। साइट्स regulates international trade in endangered species. How does it address migratory species challenge compared to CMS? 64 में तो है टू साइट्स फसल पर पड़ने वाले असर को टारगेट करके सीएमएस को कॉम्प्लीमेंट करता है। साइट जो है फसल पर पड़ने वाले टारगेट को टारगेट करके साइट फसल पे पड़ने वाले असर को टारगेट करके सीएमएस को कॉम्प्लीमेंट करता है। फिर देखो बोन कन्वेंशन 173 माइग्रेटरी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ एक तरफा कोशिशों बोन कन्वेंशन सीएमएस 173 माइग्रेटरी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ एक तरफा कोशिशों के बजाय बहु राष्ट्रीय समन्वय विश्लेषण के जरिए यहाँ यहाँ एक तरफा कोशिशों के बजाय बहु राष्ट्रीय समन्वय क्यों जरूरी है। 65 में आ जाता है प्रजातियों का वितरण क्षेत्र विभिन्न प्रशासनिक सीमाओं को पार करता है। क्या है प्रजातियों का जो वितरण क्षेत्र विभिन्न प्रशासनिक सीमाओं को पार करता है, इसलिए संयुक्त कार्रवाई आवश्यक होती है। फिर देखो मोनिटो आइलैंड पर चूहों के खत्म खात्मे से केगो को बचाया गया। देखो जो मोनिटो आइलैंड है वहां पे चूहे के खात्मे से केगो को बचाया गया। यहाँ यह आइलैंड पारिस्थितिकी प्रणाली के कौन सा बड़ा सिद्धांत दिखाता है। आइलैंड कौन सा शिकारी हमेशा वहां के लोगों को फायदा पहुंचाता है। इन्वेजिव रिमूवल से ट्रैफिक बैलेंस ठीक करता है। वातावरण परिवर्तन मामले पर्यटन में आबादी इन्वेजिव रिमूवल से ट्रैफिक बैलेंस ठीक हो जाता है। प्रेडेटर ऑलवेज बेनिफिट्स नेटिव्स। प्रेडेटर ऑलवेज बेनिफिट्स ये तो गलत हो जाता है। इन्वेजिव रिमूव रिस्टोस्ट्रोफिक बैलेंस रिमूव इन्वेजिव 6 में क्या है तो हो जाता है इन्वेजिव माता है क्लाइमेट चेंज इज माइनर टूरिज्म इंक्रीज पॉपुलेशन। तो क्या जाता है इन्वेसिव रिमूवल से ट्रैफिक बैलेंस ठीक हो जाता है। देखो येलो स्टोन में से वुल्फ को फिर से लाने से पारिस्थितिकी प्रणाली की बेहतरी हुई। येलो स्टोन में गरे वुल्फ को लाना कैसे लाने से पारिस्थितिकी प्रणाली की बेहतरी हुई। इससे एल्क का अधिक खाना पीना क्यों कम हो गया। वाई रिड्यूस एल्क और ब्राउजिंग। भेड़ों ने एल्क को नजरअंदाज किया। वॉल्स इग्नोर्ड एल्क। ट्रैफिक ने कैस्केड ट्रैफिक कैस्केड ने पेड़ पौधों को डायनेमिक्स को ठीक किया। पार्क में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी। एल्क ने तेजी से खुद को डाल लिया। भेड़ों ने एल्क को नजरअंदाज येलोस्टोन में वेयरवुल्फ को पारिस्थितिकी प्रणाली की बेहतरी हुई। इससे एल्क का अधिक खाना पीना क्यों कम हो गया। भेड़ों ने एल्क को नजरअंदाज किया। 67 में क्या है टू आ जाता है ट्रैफिक कैस्केड ने पेड़ पौधों को डायनेमिक्स का और ट्रैफिक कैस्केड ने पेड़ पौधे के डायनेमिक्स को ठीक किया। ट्रैफिक कैस्केड ने क्या है पेड़ पौधे के डायनेमिक्स को ठीक किया। 67 में टू। फिर देखो जो इंसान है वन्य जीव टकराव से रहने की जगह खत्म हो जाती है। इंसान वन्य जीव के टकराव से रहने की जगह खत्म होती है और चोटें लगती है। कौन सा नतीजा आम नहीं है। मेन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कोज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड इंजरीज विच इज नॉट टिपिकल आउटकम। कौन सा टिपिकल आउटकम नहीं है। एक्सपांशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया। एक्सपांशन क्यों होगा। डैमेज हो गया। डैमेज टू ह्यूमन प्रॉपर्टी इंसानी प्रॉपर्टी को नुकसान है।
लॉस ऑफ ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, लॉस ऑफ ह्यूमन है और वाइल्ड लाइफ लाइफ है, पॉपुलेशन डिक्लाइंस है। फिर देखो ह्यूमन प्रोजेंस लाइक इको टूरिज्म अफेक्ट फिजियोलॉजी, जो ह्यूमन प्रेजेंस है जैसे कि इको टूरिज्म है इफेक्ट करता है फिजियोलॉजी को। हाउ माइट इट इनडायरेक्टली थ्रेटन कंजर्वेशन, हाउ इट माइट इनडायरेक्टली थ्रेटन कंजर्वेशन। तो 69 में क्या हो जाता है, इको टूरिज्म की तरह इको टूरिज्म की तरह इंसानी मौजूदगी शरीर की बनावट पर असर डालती है। टूरिज्म की तरह इंसानी मौजूदगी जो है शरीर की बनावट पर असर डालती है। यह इनडायरेक्टली संरक्षित को कैसे खतरा पहुंचाता है, संरक्षित को कैसे खतरा पहुंचाता है। 69 में आ जाता है 2, स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा देता है जिससे व्यवहार बदलता है। स्ट्रेस इलिवेट स्ट्रेस हार्मोन अल्टरिंग बिहेवियर उसको बढ़ा देता है। फिर देखो सप्लीमेंट फीडिंग एड शॉर्ट टर्म सर्वाइवल बट रिस्क व्हाट इन वाइल्ड लाइफ वाइल्ड पॉपुलेशन। सप्लीमेंट फीडिंग कम समय तक जिंदा रहने में मदद करती है। जो सप्लीमेंट फीडिंग है वो कम समय तक जिंदा रहने में मदद करती है, लेकिन जंगली आबादी में किस चीज का खतरा है, जो जंगली आबादी है उसमें किस चीज का खतरा है। तो इसमें डिपेंडेंसी और बदला हुआ माइग्रेशन है। क्या है, डिपेंडेंसी और बदला हुआ माइग्रेशन है। ये डेटा बुक में खतरे में पड़ी प्रजातियों की लिस्ट है। सिर्फ शिकार के मुकाबले हैबिटाट का खत्म होना मुख्य कमी का कारण क्यों नहीं है। क्या बोल रहा है, सिर्फ शिकार के मुकाबले हैबिटाट का खत्म होना मुख्य कमी का कारण क्यों नहीं है। तो 71 में क्या आ जाता है, 71 में आ जाता है 2, ब्रीडिंग ग्राउंड को पूरी तरह से हटाता है। क्या है, जो ब्रीडिंग ग्राउंड को पूरी तरीके से हटाता है। माइक्रोप्लास्टिक जैसा प्रदूषण वातावरण परिवर्तन के साथ इंटरेक्ट करता है। क्या है, माइक्रोप्लास्टिक जैसा प्रदूषण जो है वातावरण परिवर्तन के साथ में इंटरेक्ट करता है। इसे कम करने अकेले खतरे से अधिक मुश्किलें क्यों आता है। माइक्रोप्लास्टिक देखो, पोल्यूशन लाइक माइक्रोप्लास्टिक इंटरेक्ट विद क्लाइमेट चेंज, व्हाई इट इज हार्डर टू मिटिगेट माइग्रेट द सिंगल थ्रेड। माइक्रोप्लास्टिक जैसे प्रदूषण वातावरण में परिवर्तन के साथ इंटरेक्ट करता है। इसे कम करना अकेले खतरों से अधिक मुश्किल क्यों है, उसे कम करना मुश्किल क्यों है। तो 72 के अंदर आ जाता है 2, सिनर्जेस्टिक जैव विविधता लॉस्ट। क्या हो जाती है, सिनर्जेस्टिक जैव विविधता लॉस हो जाती है। जीन बैंक के जरिए काम का मटेरियल रिजर्वेशन खतरे में पड़ी प्रजातियों प्रजातियों की मदद करता है। यह एनालिटिकली यह सबसे असरदार कब होता है, जीन बैंक के जरिए काम का मटेरियल रिजर्वेशन खतरे में पड़ी प्रजातियों की मदद करता है एनालिटिकली यह सबसे असरदार कब है। तो वह आवाज के संरचना में। Variable material preservation via gene banks and endangered species analytically when it is the most effective combined with the habitat protection। कब हो जाए, habitat protection के साथ में combined हो जाए। फिर देखो इकोनॉमिक वेरिएशन यूजिंग फिजियोलॉजिकल मैट्रिक्स इन्फॉर्म प्रोटेक्टेड एरियाज वाई इंटीग्रेटेड विद फिजियोलॉजिकल मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके इकोनॉमिक वेरिएशन प्रोटेक्टेड एरियाज को बताता है। यह उन्हें इंटीग्रेट क्यों करता है, इंटीग्रेट क्यों करता है उन्हें, तो इंटीग्रेट करता है पारिस्थितिकी प्रणाली सर्विसेज को ऑब्जेक्टिविटी क्वांटिफाई करना, क्वांटिफाई इकोसिस्टम सर्विस ऑब्जेक्टिवली। क्या होता है, क्वांटिफाई ऑब्जेक्टिविटी सर्विसेज। तो देखो, ओवर फिशिंग डिस्टर्ब मेराइन इकोसिस्टम, इट्स कंजर्वेशन इम्पैक्ट माइनस व्हाट इज टेरेस्ट्रियल थ्रेट। अधिक लंबी मछली पकड़ने में मरीन पारिस्थितिकी प्रणाली में रुकावट आती है। इसका संरक्षित असर किस जमीनी खतरे को दिखाता है, किसको कौन से खतरे को दिखाता है, अर्बन बेनिफिट्स को दिखाता है, शहरीकरण के फायदे को दिखाता है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन द हंटिंग राइट्स एलोकेशन एंड सस्टेनेबिलिटी वाई पर प्रिंसिपल्स। कम्युनिटी ये हंटिंग जो है शिकार के अधिकार बांटने में कम्युनिटी की भागीदारी सस्टेनेबिलिटी पक्का करती है, सिद्धांत के हिसाब से क्यों है। तो 76 में आ जाता है 2, ट्रांसपेरेंट बेनिफिट रिड्यूस पोचिंग। जो ट्रांसपेरेंट बेनिफिट है वो रिड्यूस कर देता है, किसको, पोचिंग को। ट्रांसपेरेंट फायदे पोचिंग को कम करते हैं। फिर देखो, क्लाइमेट चेंज इंटेंसिफाइज इन्वेजिव इम्पैक्ट। जो क्लाइमेट चेंज है वो इंटेंसिफाई कर देता है, किसको, इन्वेजिव चेंज को। कंजर्वेशन फिजियोलॉजी प्रिडिक्ट व्हाट फॉर मैनेजमेंट। कंजर्वेशन जो फिजियोलॉजी है प्रिडिक्ट व्हाट फॉर मैनेजमेंट। क्लाइमेट चेंज इन्वेसिव असर को तेज करता है, संरक्षित फिजियोलॉजी मैनेजमेंट के लिए क्यों अनुमान लगाती है। तो 77 में आ जाता है जो शिफ्टिंग इन्वेजन फ्रंट एंड नीडिंग अडेप्टिव टूल्स। जो शिफ्टिंग इन्वेजन फ्रंट्स नीडिंग अडेप्टिव टूल्स।
बदलते इन्वेजन ट्रांस के लिए अडेप्टिव टूल्स की जरूरत होती है। तो देखो द ग्रेट इंडियन बस्टर्स जीआईबी, क्रिटिकल एंडेंजर्ड पर आयुषीएन जो कि है क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, inhabits Rajasthan desert. Why is power lines collisions? It is primarily threat hunting. जो कि ग्रेट इंडियन बस्टर जीआईबी जो आयुषीएन के हिसाब से क्रिटिकली एंडेंजर्ड राजस्थान के रेगिस्तान में रहता है। पावर पावर लाइन का टकराव शिकार के मुकाबले इसका मुख्य खतरा क्या है? पावर लाइन पावर लाइन का टकराव शिकार के मुकाबले इसका मुख्य खतरा क्या है? पक्षी स्वाभाविक रूप से तारों उससे बचते हैं। फिर 78 में क्या जाता है? तो उड़ान के रास्ते बिखरे हुए घास के मैदानों में ट्रांजिशन लाइनें क्या अलग करता है? उड़ान के रास्ते बिखरे हुए घासों के मैदानों में ट्रांजिशन के लाइनों में अलर्ट करता है। फ्लाइट पास ओवरलैप ट्रांसमिशन lines in fragmented grassland. Right pass overlap transmission lines in fragmented grasslands. The tigers in Ranthambore, Madhopur, and Sariska face human-wildlife conflict. What amplifies poaching risk here? रणथंभौर मधुपुर और सरिस्का वन में बाघों को इंसान वन्य जीव संघर्ष का सामना करने पड़ रहा है। यह शिकार के जोखिम को क्यों बढ़ाता है? शिकार के जोखिम को क्यों बढ़ाता है? 79 में आ जाता है टू हाई टूरिज्म बट वीक कॉरिडोर कनेक्टिविटी। क्या कहता है? हाई टूरिज्म बट वीक कॉरिडोर कनेक्टिविटी, अधिक टूरिज्म लेकिन कमजोर कॉरिडोर कनेक्टिविटी। फिर देखो घड़ियाल इन चंबल रिवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज एंडेंजर्ड। व्हाई डज सैंड माइनिंग पोज ग्रेट नेस्टिंग थ्रेट देन देन पोल्यूशन अलोन? तो 80 के अंदर आ जाता है एरर्स सैंडी बैंक्स एसेंशियल फॉर नेस्टिंग। चंबल नदी वन्य जीव अभयारण्य में घड़ियाल खतरे में। चंबल नदी वन्य जीव अभयारण्य में घड़ियाल खतरे में है। रेत खनन अकेले प्रदूषण की तुलना में घोंसले बनाने के लिए अधिक खतरा क्यों पैदा करता है? तो घोंसला बनाने के लिए जरूरी रेतीली किनारे को काटता है। फिर है चोसिंगा 400 एंटीलोप इन कुंभलगढ़ Gumbelgowd is vulnerable habitat fragmentation. In fact, it is more than larger herbivore because तो 81 में कहा जाता है टू नीड्स कंटेग्स स्कर्प्स फॉर फॉरेजिंग अमिड्स एग्रीकल्चर एक्सपांशंस। एग्रीकल्चर के बढ़ने के बीच चारा ढूंढने के लिए इसे आसपास झाड़ियों की जरूरत होती है। एग्रीकल्चर के बढ़ने के बीच चारा ढूंढने के लिए इसे आसपास झाड़ियों की जरूरत होती है। फिर देखो फिशिंग केट इन केलादव गन्ना भरतपुर रिलाइज ऑन वेटलैंड। व्हाई इज वेटलैंड कंजर्वेशन टू एग्रीकल्चर इट्स डिक्लाइन ड्राइवर? तो इसके अंदर आ जाता है लॉस फिशेस परे बेस एंड कवर। केवलादेव गन्ना भरतपुर में फिशिंग केट वेटलैंड पर निर्भर करता है। वेटलैंड को एग्रीकल्चर में बदलने से इसकी मुख्य कमी क्यों हो रही है? मछली के शिकार का बेस और कवर खो देता है। फिर देखो रस्ट स्पॉटेड कैट इन श्रीलंका एंड सज्जनगढ़ WLS इज रेयर सेकेंडरी फॉरेस्ट लॉस फ्रॉम माइनिंग अफेक्ट इट इज डिस्प्रोपोर्शनेटली ड्यू टू। तो वो आ जाता है रिलायंस ऑन डेंस अंडरग्रोथ फॉर हंटिंग रोडेंट्स। सरिस्का और सज्जनगढ़ में रस्ट स्पॉटेड कैट WLS रेयर है। माइनिंग से सेकेंडरी फॉरेस्ट लॉस के का इस पर अधिक असर क्यों पड़ता है? तो ये चूहों के शिकार के लिए घनी झाड़ियों पर निर्भर करता है। फिर देखो गंगाटिक डॉल्फिन इन चंबल इज एंडेंजर्ड। व्हाई इज रिवर ट्रैफिक मोर डिसरप्टिव देन डैम्स ऑफ इकोलोकेशन डिपेंडेंसी नेविगेशन? तो इसके अंदर आ जाता है इंजन नॉइज मास्क परे लीक्स लीडिंग टू स्टार्वेशन। चंबल में गंगा की डॉल्फिन खतरे के अंदर है। चंबा में गंगा की डॉल्फिन खतरे में। इको लोकेशन पर निर्भर नेविगेशन के लिए डैम की तुलना इको लोकेशन पर निर्भर नेविगेशन के लिए डैम की तुलना में नदी का ट्रैफिक अधिकार रुकावट क्यों डालता है? तो इसके अंदर हो जाता है टू इंजन का शोर शिकार की क्लिक को दबा देता है जिससे भूखमरी होती है। फिर देखो व्हाइट हम्ब वल्चर अक्रॉस राजस्थान डिक्लाइंड 99%। डिक्लोफिलान पॉइजनिंग विया कैटल carcasses persist to despite bans because vultures avoid livestock farmers use veterinary nurses illegally naturally matured developed prey shift to wild। तो 85 के अंदर आ जाता है तो फार्मर्स यूजेज
वेटरनरी नस्ल्स इलीगली किसानों का जानवरों की दवा नस्ल्स का गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल करना। राजस्थान में सफेद पूंछ वाले गिद्धों की संख्या 99% कम हो गई। बिना बैन के बावजूद मवेशियों के शवों से डाइक्लोफिनाक पॉइजनिंग बनी हुई है, क्योंकि किसान जानवरों की दवा नस्ल्स का गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। देखो, Caracal in Sariska and Ranthambore is threatened. Livestock predation leads to retaliatory killing some more than for the tigers. टाइगर देखो, सरिस्का और रणथंभौर में कैराकल खतरे में है। सरिस्का और रणथंभौर में कैराकल खतरे में है। जानवरों के शिकार की वजह से बदले बदले में बाघों की तुलना में अधिक मौतें होती है, क्योंकि क्यों होता है? 36 में आ जाता है 2। छिपने की आदत, लेकिन छोटा साइज बकरियों को आसानी से निशाना बनाता है। Elusive habit but smaller size target goes easily. Sloth bear in Sawai Madhopur, Dholpur faces habitat loss. Why do raids on crops increase post deforestation? तो ये आ जाता है forced into human regions lack natural fruits. सवाई माधोपुर और धौलपुर में स्लोथ बियर के रहने की जगह कम हो रही है। जंगलों की कटाई के बाद फसलों पर हमला क्यों हो रहा है? देखो, नेचुरल फलों की कमी के कारण इंसानों की सीमाओं में रहने वाले मजबूर। देखो, डिक्लिप्टेरा अब्यूसेंस एंडेंजर्ड इन माउंट अबू माउंट अब माउंट अबूज धाबी धाबी घाट इज थ्रेटेड बाय टूरिज्म डेवलपमेंट रिस्क इट इज परजेस्टेंस 88 में क्या जाता है? परसिस्टेंस हाउ? तो 88 में आ जाता है 2। ट्रैम्पलिंग एंड कलेक्शन डिस्टर्ब्स रॉकी हैबिtat। माउंट आबू और धोबी के घाट में खतरे में पड़े डिक्लेप्टेरा अबुएंसिस को खतरा है। टूरिज्म डेवलपमेंट इसकी बने रहने को कैसे खतरे में डालता है? तो रोंदने और इकट्ठा करने से चट्टानी चट्टानी रहने वाली जगह खराब होती है। देखो, स्ट्रोबिलंटस अल्बर्जगी एंडेंजर्ड एट माउंट आबू इज सब वाई इन्वेजिव स्प्रेड पोस्ट फायर एंड मेन थ्रेटेंड। तो इसके अंदर क्या है? इसमें रहता है कंप्लीट फॉर पोलिनेटर्स इन नेरो एंडेमिक रेंज। माउंट आबू में खतरे में पड़े स्ट्रेबलिंथ हलवर्गी एक झाड़ी आग लगने के बाद फैलने वाला इन्वेजिव फैलाव इसका मुख्य कारण खतरा क्यों है? छोटी एंडेमिक रेंज में पोलिनेटर के लिए मुकाबला करती है। फिर देखो, कीरोपिगिया ओर्डेटा एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक टू माउंट आबू रिलाइज ऑन स्पेसिफिक पोलिनेटर हैबिtat डिस्ट्रक्शन अफेक्ट। किसको अफेक्ट करती है? ये करती है लॉस ऑफ लाइफ पोलिनेटर माइक्रो हैबिटाट्स। सेरोपागिया ओडोरेटा जो खतरे में है और माउंट आबू में पाया जाता है, खास पोलिनेटर पर निर्भर करता है। हैबिटाट डिग्रेडेशन पर कैसे असर डालता है? हैबिटाट डिग्रेडेशन पर कैसे अभी डालता है? तो वह फ्लाई पोलिनेटर माइक्रो हैबिटाट का नुकसान। हेलोट्रोपिज्म कैल्शियम रेयर इन धौलपुर ग्रोज इन लाइमस्टोन coiling extinction risk mean streams। तो वो आ जाता है रिमूवल ऑफ कैलकेरियस सब्सटेंस स्पेसिफिकली। देखो, हेलियोट्रोपियम कैलकेरियम जो जोधपुर में बहुत कम पाया जाता है, चुना पत्थर पर उगता है। खाद्यान्न से खत्म होने का खतरा किस वजह से है? कैलकेरियस सबस्ट्रेट की खासियत को हटाना। फिर देखो, इंगोजिसिया सेरिसिया रेयर इन अजमेर उदयपुर हिल्स इज एंडेमिक वायर डज ओवरग्रेजिंग थ्रेटन मोर और थ्रू। तो वो हो जाता है ब्राउजिंग प्रिवेंट रीजनरेशन इन एनडब्ल्यू इंडिया एंडेजम। एनोजिसस सेरेसिया जो अजमेर उदयपुर की पहाड़ियों में बहुत कम पाया जाता है, एंडेमिक है और अधिक चराई सूखे से अधिक खतरा क्यों पड़ता है? ब्राउजिंग एनडब्ल्यू इंडिया में एंडोजम में दोबारा उगने से रुकती है। माउस डियर इन फुलवारी in Nal WLS Udaipur is tiny predation rises with canopy gaps lodging because। तो ये हो जाता है लॉसेस अर्बोरियल एस्केप्स। फुलवारी की नाल WLS उदयपुर में माउस डियर बहुत छोटा है। लॉगिंग में से कैनोपी गैप के साथ शिकार बढ़ता है, क्योंकि क्योंकि जो है दिन में एक्टिव रहता है। किसमें? सॉरी, पेड़ों से बचने के रास्ते खो देता है। फिर देखो, इंडोगोफेरा सिरुलिया रेयर इन पली हिल्स 1000 से 1350 मीटर स्पेशल कलेक्शन मेडिसिनल डिमांड्स डेंजर्स एंडेंजर्स इट आवर एग्रीकल्चर बिकॉज।
तो ये आ जाता है टू स्लो ग्रोविंग एंडेमिक वुल्नरेबल टू अपरूटिंग। इंडिगो फेरा केरुलिया पाली हिल्स 1000 से 1350 मीटर में बहुत कम पाया जाता है और इसे इकट्ठा किया जाता है। ये दवा की मांग इसे खेती से अधिक खतरे में डालती है, क्योंकि क्योंकि जो धीरे धीरे बढ़ने वाला जगह के हिसाब से उखाड़ने में आसान, धीरे धीरे बढ़ने वाला जगह के हिसाब से उखाड़ने में आसान। फिर देखो जियांट वुड स्पाइडर इन सीतामाता डब्ल्यूएस प्रतापगढ़ इज थ्रेटन पेस्टिसाइड्स ड्रिफ्ट फ्रॉम फेमस इम्पैक्ट्स विया। तो इसके अंदर आ जाता है इंसेक्ट परे बेस कोलाप्स सीतामाता डब्ल्यूएस प्रतापगढ़ में जायंट वुड स्पाइडर्स खतरे में है। खेतों से पेस्टिसाइड्स का बहाव किस तरह असर डालता है? तो कैसे असर डालता है? तो ये डालता है कीड़ों के शिकार का बेस खत्म होता है। फिर देखो अमोनिया डिस्टोरम देर इन जोधपुर डेविकोट डेजर्ट इन एक्वाटिक वाटर डाइवर्जन फॉर इरिगेशन रिस्क इट इज बाय। तो ये हो जाता है ड्राइंग सीजनल पूल्स असेंशियल फॉर लाइफ साइकिल्स। अमोनिया डेजर्टोरियम जोधपुर डेविकोट रेगिस्तान में बहुत कम पाया जाता है। ये पानी में रहता है, सिंचाई के लिए पानी का डाइवर्जन इसे किससे खतरा है? तो इसको है लाइफ लाइफ साइकिल के लिए जरूरी मौसमी तालाबों को सूखना। ग्रेट इंडियन बस्टर कंजर्वेशन इन जैसलमेर डेजर्ट नेशनल पार्क इन्वॉल्व्स कैप्टिव ब्रीडिंग वाई पेयर विद ग्रासलैंड रेस्टोरेशन। तो ये होता है रिलीजिंग फेल विदाउट लीकिंग हैबिटेट लिमिट फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। फिर इसके अंदर आ जाता है जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण में कैप्टिव ब्रीडिंग शामिल है। घासों के मैदान को ठीक करने के साथ क्यों जोड़ा जाया है? तो इसके अंदर आ जाता है टू बिना लीक किए रिलीज फेल हो जाता है। फिर देखो विच प्लांट इज एंडेंजर्ड एंड फाउंड इन द धोबी घाट्स एंड एडजॉइनिंग हिली रेयर्स ऑफ माउंट आबू और राजस्थान। तो इसके अंदर आ जाता है दिल्ली डिग्लिप्टेरा अब्यूसेंस। कौन सा पौधा खतरे में है और राजस्थान के माउंट आबू के धोबू घाट और आसपास के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है? तो वो है डिग्लिप्टेरा अब्यूसेंस। Strobilanthes halbergi and endangered species in Rajasthan is primarily located in which area? तो वो हो जाती है माउंट आबू। स्ट्रोबिलेंसिस हलबर्गी राजस्थान में एक खतरे पड़ी प्रजाति मुख्य रूप से किस इलाके में पाई जाती है? तो ये प्रजाति माउंट आबू के अंदर पाई जाती है। Shiropygia odorata is listed as endangered and endemic to which specific site in राजस्थान? तो ये पाई जाती है माउंट आबू के अंदर पाई जाती है। सिरोपगिया ओडोरेटा को राजस्थान में किस विशिष्ट सिरोपगिया ओडोरेटा को राजस्थान में किस विशिष्ट स्थान के लिए लुप्त प्राय और स्थानिक के रूप में रुचिगत किया गया है? तो वह है माउंट आबू। फिर देखो राजस्थान के जोधपुर और देवीगढ़ क्षेत्रों में कौन सी दुर्लभ क्षेत्र की प्रजाति राजस्थान के जोधपुर और देवीगढ़ क्षेत्रों में कौन सी दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है? तो वो है अमानिया डेजोटोटम। कौन है अमानिया डेजोटोटम? इंडिगो फेरा केरूलिया जिसे राजस्थान में दुर्लभ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, स्थानिक है और लगभग की ऊंचाई है। तो ऊंचाई कितनी है इसकी इंडिगो फेरा की? तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 1000 से 350 मीटर। कितनी है? 1000 से 350 मीटर। हेलियोट्रोपियम कल्केरियम जिसे राजस्थान में दुर्लभ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, मुख्य रूप से किस स्थान पर पाया जाता है? हेलियोट्रोपियम वल्गेरियम। तो ये जोधपुर में पाया जाता है। एनोजिसस सेरिसिया एक दुर्लभ पौधा है जो उत्तर पश्चिम भारत में पाया जाता है, जो राजस्थान के इन इलाकों में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है जैसलमेर के अंदर पाया जाता है। कहाँ पे? जैसलमेर 104 मीटर सॉरी अजमेर पाली और उदयपुर में पाया जाता है। एनोजिसस सेरिसिया एक दुर्लभ पौधा है जो उत्तर पश्चिम भारत में पाया जाता है, राजस्थान के किन इलाकों में पाया जाता है? तो है अजमेर पाली उदयपुर। फिर बात करें देखें धोबी घाट और माउंट आबू धाबू। धोबी घाट और माउंट आबू में पाए जाने वाला खतरे में पड़ा पौधा डिक्लोफेरा अबुजेंसिस किस परिवार से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है अकेंथेसी। धोबी घाट और माउंट आबू में पाए जाने वाला खतरे में पड़ा पौधा डिक्लोफेरा अबुजेंसिस किस परिवार से जुड़ा है? तो अकेंथेसी से जुड़ा है। देखो सेरापिगिया ओडोरेटा जो पश्चिम भारत की एक खतरे में पड़ी प्रजाति है, राजस्थान के किस हैबिटाट से जुड़ी है? तो ये जुड़ी है माउंट आबू से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? माउंट आबू से जुड़ी है। देखो अमानिया डेजर्टम किस दुर्लभ अमानिया डेजर्टम किस जिसे दुर्लभ माना जाता है, राजस्थान के किस इलाकों में पाया जाता है? अमानिया जो है वो जोधपुर देवीकोट के अंदर पाया जाता है। राजस्थान के किस इलाके को अक्सर जैव विविधता हॉटस्पॉट के तौर पर बताया जाता है, क्योंकि इसके अलग अलग पारिस्थितिकी प्रणाली थार रेगिस्तान के को बाकी भारत से अलग करती है? तो ये हो जाता है अरावली की पहाड़ियां।
अरावली पर्वतमाला को भारत की जैव विविधता के एंडेमिक सेंटर्स में से एक माना जाता है। इसका अधिकतर एरिया किस राज्य में है? इसका अधिकतर एरिया जो राजस्थान के अंदर है। फिर देखिए इनमें से कौन सा राजस्थान जैव विविधता हेरिटेज साइट बीएचएस जिसे इसकी खास फॉसिल्स रिकॉर्ड के लिए घोषित किया गया है। राजस्थान जैव विविधता हेरिटेज साइट बीएचएस बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट जिसे इसके खास फॉसिल रिकॉर्ड के लिए सम्मिलित किया गया है। तो वो आ जाता है हमारा फूड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर। कौन है? फूड फॉसिल पार्क, वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर। राजस्थान स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड किस तारीख को मनाया जाता है जो हॉट स्पॉट को बचाने में अहम भूमिका निभाता है? तो 111 के अंदर है 14 सितंबर 2010 को। राजस्थान का कौन सा पारिस्थितिकी प्रणाली जीरो फाइट चिंकारा ब्लैक बक और डेजर्ट फॉक्स को सपोर्ट करने वाली जैव विविधता हॉटस्पॉट के तौर पर जाना जाता है? तो ये जाना जाता है थार रेगिस्तान। कौन सा? थार रेगिस्तान। देखो एंडेमिज्म का मतलब है किसी खास ज्योग्राफिकल इलाके की खास स्पीशीज। राजस्थान में मुख्य रूप से कितनी एंडेमिक प्लांट टेक्सा रिकॉर्ड किए गए हैं? तो रिकॉर्ड किए गए 30 रिकॉर्ड किए गए हैं। किस ग्रुप में सबसे अधिक एंडेमिक स्पीशीज है? किस ग्रुप में सबसे अधिक एंडेमिक स्पीशीज है? तो डाइकोट पौधे के अंदर है। कौन में? डाइकोट पौधे के अंदर। डिक्लोप्टेरा अभियंसिस राजस्थान की किस जगह एक एंडेमिक पौधा है? तो ये है हमारे माउंट आबू के अंदर है। स्टेटोबोलिथ हलबर्गी राजस्थान के किस एंडेमिक तौर पर पाया जाता है? कौन है? स्टेटोबोलिथ हलबर्गी। 116 के अंदर है दो डाइकोट पौधा। किस वन जीनस की राजस्थान की कई एंडेमिक स्पीशीज जैसे मार्सिलिया राजस्थानियंसिस। तो वो आ जाता है मार्सिलिया। भारत के उच्च स्थान के स्थानिकता वाले दो मुख्य जीवों वाले हॉटस्पॉट है। हाँ, तो वो आ जाता है पश्चिम घाट और पूर्वी हिमालय। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालयस। देखो कौन सा पौधा है डिक्सिया जोधपुरियंसिस स्थानिक नाम बर्फाल से संबंधित है? डिक्सिया तो बर्फाल से है 119 के अंदर। राजस्थान में स्थानीय निम्न पीढ़ी कोई भी एंडेमिक प्लांट जीनस मौजूद नहीं है क्योंकि असरदार बैरियर नहीं है। तो है अरावली और थार रेगिस्तान। उल्केरिया राजपूताना एक एंडेमिक डाइकोट डाइकोट इसका नाम राजस्थान के ऐतिहासिक नाम से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है राजपूताना से जुड़ा है। मरमेरिया राजस्थान के किस प्लांट ग्रुप की एंडेमिक स्पीशीज है? मरमेरिया जो है वो है डाइकोट प्लांट की। रणथंभौर नेशनल पार्क का कोर एरिया लगभग कितना है? तो वो है 275 स्क्वायर किलोमीटर। भारत में निकोबार कबूतर इन जगहों के एंडेमिक जू का एक उदाहरण है। किसका जू है? अंडमान और निकोबार आइलैंड। यूफोर्बिया जोधपुर जैसे राजस्थान के किस शहरी इलाके में? जोधपुर के अंदर है। फन टेरिडोफाइट राजस्थान की लिस्ट में कितनी एंडेमिक स्पीशीज है? टेरिडोफाइट में कितनी एंडेमिक स्पीशीज है? तो वो है 10 है। 126 में कितनी है? 10। एनोजिसस सेरेसिया न्यूमुलेरिया राजस्थान गुजरात और थार रेगिस्तान के इलाकों में एंडेमिज्म का उदाहरण है। तो यह आ जाता है पाकिस्तान। एनोजिया सेरेसिया न्यूमुलेरिया राजस्थान गुजरात और थार रेगिस्तान में इलाके में एंडेमिज्म का उदाहरण है पाकिस्तान। भारत में कितने बायोजियोग्राफिकल जोन है? कितने बायोजियोग्राफिकल जोन है? 10 बायोग्राफिकल जोन है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के 10 बायोग्राफिकल जोन में बांटा है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भारत को 10 ऑर्गेनाइजेशन जोन के अंदर बांटा है? तो वो आ जाता है हमारा दू वन्य जीव इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा बायोजियोग्राफिकल जोन कौन सा है? जमीन 42% हिस्से को कवर करता है। तो वो आ जाता है हमारा दक्कन का पठार। कौन सा? दक्कन का पठार। ट्रांस हिमालय की खासियतें क्या है? ट्रांस हिमालय की है कम पेड़ पौधे और स्नो लेपर्स। कौन है? कम पेड़ पौधे और स्नो लेपर्स। कौन सा रेगिस्तान और पश्चिम घाट के जंगलों के बीच ट्रांजिशन एरिया है? कौन सा जो रेगिस्तान पश्चिम घाट के जंगलों के बीच क्या है? ट्रांजिशनल एरिया है। 132 में आ जाता है दो सेमी एरिड है। सेमी एरिड। देखो पश्चिम घाट के इस तरह पहचाना जाता है। कैसे पहचाना जाता है पश्चिम घाट को? तो वो 25 ग्लोबल जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। क्या 25 ग्लोबल जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? गंगा का मैदान मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? गंगा का मैदान किसके लिए जाना जाता है? उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के फर्टाइल एल्वुलाइज सॉइल एंड एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। भारत के बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन में कितने बायोटिक प्रांत है?
10 है, 135 में क्या है 25। कितने बायोटिक प्रांत है, बायो जियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 135 में 2। किस क्षेत्र में थार रेगिस्तान और कच्छ का रण शामिल है? थार रेगिस्तान और कच्छ का रण शामिल है, तो वह रेगिस्तान क्षेत्र के अंदर। उत्तर पूर्व भारत, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट अपनी बीच संक्रमण के कारण एक बायोजियोग्राफिकल कटवे के रूप में कार्य करता है, तो आ जाता है इंडो मिलायन और इंडो चाइनीज क्षेत्र। कौन सा? इंडो मिलायन और इंडो चाइनीज क्षेत्र। आइलैंड जोन में शामिल है, कौन शामिल है आइलैंड जोन के अंदर? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है। सेमी एडेड जोन मुख्य इकोलॉजिकल समस्या, सेमी एडेड जोन की मुख्य इकोलॉजिकल समस्या क्या है? तो है डेजर्टिफिकेशन है। क्या है? डेजर्टिफिकेशन। हिमालय कितनी मुख्य रेंज में बटा हुआ है? हिमालय कितनी मुख्य रेंज के अंदर बटा हुआ है? हिमालय जो है कितनी मुख्य रेंज के अंदर बटा हुआ है? तो वो 3 के अंदर बता हुआ है। कितने में? 3 के अंदर बटा हुआ है। कितने में? 3 में। ट्रांस हिमालय कौन सी रेंज में शामिल है? ट्रांस हिमालय कौन सी रेंज में शामिल है? लद्दाख, जस्कर, काराकोरम, कैलाश। लद्दाख, जस्कर, काराकोरम, कैलाश। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं? तो ये मिलते हैं गिरिंगा हिल्स में मिलता है। कहाँ पे? गिरिंगा हिल्स में। किसी भी दूसरे बायोम के मुकाबले पत्तों का कूड़े तेजी से सड़ता है और इस वजह से मिट्टी की सतह अक्सर लगभग खाली रहती है। पेड़ों के अलावा पेड़ पौधे ज्यादातर ऐसे पौधे ऐसे बने होते हैं जो पेड़ों पर चढ़कर या एपिफाइट के तौर पर उगकर कैनोपी तक पहुंचते हैं। ये किस बायोम के बारे में बताता है? तो ये बताता है हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बता रहे हैं। किसी भी ट्रॉपिकल बायोम के मुकाबले पत्तों का कूड़ा तेजी से सड़ता है। पत्तों का कूड़ा तेजी से सड़ता है और इसी वजह से मिट्टी की सतह अक्सर लगभग खाली रहती है। पेड़ों के अलावा पेड़ पौधे ज्यादातर ऐसे पौधे से बने हुए जो पेड़ों पे चपक लिक्विफाइड के तौर पर उगकर कैनोपी तक पहुंचे। यह किस बायोम का है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वर्मा फॉरेस्ट यानी हमेशा जमी जमी हुई जमीन की एक परत किस बायोम की खासियत है? वर्मा फॉरेस्ट यानी हमेशा जमी हुई जमीन की एक परत की किस्म बायोम में है। वर्मा फॉरेस्ट यानी हमेशा जमी हुई जमीन जमीन की एक परत किस खासियत किस बायोम की खासियत है? 144 में आ जाता है। दो टुंड्रा की टेम्परेट घास का मैदान का नहीं। टेम्परेट घास के अंदर कौन नहीं आता है? 145 के अंदर तो सवाना नहीं आता है टेम्परेट घास के अंदर। पंपा है, वेल्ड है, पेरीज है। पौधों और जानवरों में सबसे अधिक विविधता किसकी खासियत है? सबसे अधिक विविधता किसकी ज्यादा है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट की है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट की है। कौन सी? ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट की है। एक जैसे क्लाइमेट वाले हालात में एक साथ रहने वाले पौधे जानवरों की कम्युनिटी को क्या कहते हैं? तो ये है मतलब हमारा पारी इकोसिस्टम हो जाता है ना। एक सॉरी बायोम बायोम हो जाता है बायोम। सवाना जिसमें बिखरे हुए पेड़ पौधे घास और आमतौर पर जिस किस क्लाइमेट जोन में पाए जाते हैं? सवाना है जिसमें बिखरे हुए पेड़ पौधे और घास से आमतौर पर किस क्लाइमेट जोन के अंदर पाए जाते हैं? तो वो बताते हैं हमारे 148 में 2। ट्रॉपिकल जिसमें मौसमी बारिश होती है। किसमें? ट्रॉपिकल जिसमें मौसमी बारिश होती है। हिमालय पर्वतमाला प्रजातियों की विविधता में बहुत प्रसिद्ध है। इनमें में से कौन सा इसमें से प्रयुक्त कारण है? हिमालय पर्वतमाला प्रजातियों की विविधता में बहुत समृद्ध है। 149 में जाता है 2। यह विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। क्या है? यह विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। इनमें से किस बायोम की खासियत हुई जैसी पत्तियां और कौन जैसे पेड़ हैं और जो ठंडी सर्दियों के लिए सही है? किस बायोम की खासियत हुई सुई जैसी पत्तियां और कौन जैसे पेड़ है जो ठंडी सर्दियों के लिए सही है? तो वो आ जाते हैं टैगा और बोरियत फॉरेस्ट। कौन था? टैगा और बोरियत फॉरेस्ट।